1983 में केविन ने एक वर्चुअल यूनिवर्स बनाया जिसे ट्रॉन सिस्टम कहा गया। इस सिस्टम का एक हिस्सा था ग्रिड, जो एक ऐसी जगह थी जहां असली दुनिया से कहीं तेजी से प्रयोग और टेस्टिंग हो सकती है। केविन ने खुद को डिजिटल डेटा में बदलकर ग्रिड में भेज दिया। 1989 में उसकी पत्नी की मौत के बाद केविन रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है और अपनी संपत्ति बेटे सैम को दे जाता है। 2010 में सैम अपने पिता को ग्रिड में पाता है, लेकिन केविन को अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को बलिदान देना पड़ता है। 2025 में एनकॉम और डिलिंजर सिस्टम्स, दो बड़ी कंपनियां ग्रिड पर कब्जा करने के लिए टकरा रही हैं। एनकॉम अब सैम की बहन ईव के हाथ में है, क्योंकि सैम ने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया। जूलियन डिलिंजर सिस्टम्स का सीईओ है, जो अपने परिवार की विरासत को वापस लाना चाहता है। ग्रिड में एरिस नाम का एक प्रोग्राम लगातार ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो एक साथ कई प्रोग्राम से लड़ता है और सबको आसानी से हराता है। एक दिन एरिस को पता चलता है कि उसका डिस्क अपग्रेड हो गया है। तभी उसके सामने एक बड़ा चेहरा आता है, जो खुद को उसका डेवलपर बताता है। पता चलता है कि एरिस को जूलियन ने अपनी कंपनी के सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के लिए बनाया था। रात में जूलियन एक खास प्रेजेंटेशन देता है, जिसमें कई निवेशक शामिल होते हैं। सभी सुरक्षा चश्मे पहनते हैं और बड़े लेजर से एक टैंक बनाया जाता है। जूलियन बताता है कि ये टैंक ग्रिड में डिजाइन किया और लेजर से असली दुनिया में लाया गया है। ये तकनीक कुछ मिनटों में सोल्जर्स की पूरी फौज तैयार कर सकती है। फिर वो एरिस को दिखाते हुए कहता है कि वो तेज, ताकतवर और बुद्धिमान है। एरिस को खाना पीना नहीं चाहिए, खून नहीं बहता और अगर मारा भी गया तो नया बनाया जा सकता है। वो ये भी बताता है कि एरिस में एडवांस सिस्टम्स लगाए गए हैं ताकि ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो सके। तभी बाहर गरज सुनाई देती है। एरिस स्कैन करके बारिश का अनुमान लगाता है, जिससे सब हंस पड़ते हैं। सारे इन्वेस्टर्स इस तकनीक से बहुत प्रभावित होते हैं और जूलियन के साथ डील करने को रेडी हो जाते हैं। इन्वेस्टर्स के जाने के बाद एरिस बाहर जाकर जुगनू को देखता है और बहुत हैप्पी फील करता है, क्योंकि ये पहली बार असली दुनिया में आया था। फिर अचानक वो और टैंक गायब हो जाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम असली दुनिया में केवल 29 मिनट ही टिक सकते हैं। जूलियन की माँ एलिजाबेथ चेतावनी देती है कि निवेशकों को धोखा देना गलत है, मगर जूलियन कहता है कि वो हमेशा रहने वाला कोड ढूंढ लेगा जो प्रोग्राम को असली दुनिया में हमेशा के लिए रख सके। एलिजाबेथ उसे कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 महीने हैं कोड ढूंढने के लिए, वरना तुम्हें बोर्ड से निकाल दिया जाएगा। अलास्का में ईव एक निजी स्टेशन पर पहुंचती है जो केविन ने बनाया था, और जहां अब उसकी बहन टेस की यादें हैं, जिसकी कैंसर से मौत हो गई थी। ईव अपनी बहन का मरने से पहले का भेजा हुआ वीडियो मैसेज देखती है। फिर उसका दोस्त सेथ आ जाता है। टेस कई सालों से परमानेंट कोड ढूंढ रही थी और अब ईव और सेथ उसका छोड़ा हुआ मिशन आगे बढ़ाएंगे। 4 दिनों तक कड़ाके की ठंड भरे माहौल में रहने के बाद फाइनली वे एक रहस्यमयी डबल हीलिक्स के रूप में कोड ढूंढते हैं। टेस्ट करने के लिए वे संतरे के पेड़ का डिजाइन ग्रिड में बनाकर उसे लेजर से असली दुनिया में लाते हैं। वो टाइमर ऑन करके देखते हैं कि पेड़ 29 मिनट से अधिक जीवित रहता है। दूसरी तरफ एरिस ग्रिड में वापस आकर काफी परेशान दिखता है। उसको जूलियन का भाषण याद आता है, जहां उसे एक्सपेंडेबल टॉय की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। उसकी सहायक अथीना पूछती है, एक्सपीरियंस कैसा था? एरिस कहता है कि पहली बार बारिश देखी, हर बार से इस बार रियल वर्ल्ड बहुत अलग महसूस हुआ। अथीना को महसूस शब्द कुछ समझ नहीं आया। अगली रात एनकॉम की बड़ी इवेंट होती है उनके नए गेम के लॉन्च के लिए। चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर अजय चिंतित होता है, क्योंकि उसकी ईव से कोई बात नहीं हुई और आज इवेंट में भी वो नहीं आई। दूसरी तरफ एलिजाबेथ को पता चलता है कि जूलियन एनकॉम का सिस्टम हैक कर रहा है ताकि वो ईव की फाइल प्राप्त कर सके, क्योंकि उसे पता था ईव भी परमानेंट कोड ढूंढ रही थी। एलिजाबेथ को ये खतरनाक लगा, मगर जूलियन उसे इग्नोर करके अपने प्रोग्राम्स भेज के ईव की फाइल्स लेने लग गया। बहुत जल्द एरिस, अथीना और सैनिक प्रोग्राम एनकॉम के सर्वर में घुसपैठ करते हैं। वे भवन में छेद बनाकर अंदर झांकते हैं। असली दुनिया में गार्ड्स को वायरस होने का संकेत आता है। डिलिंजर की टीम एनकॉम सर्वर गार्ड्स को मार देती है और फिर एरिस जूलियन को सर्वर तक पहुंचाकर फुल एक्सेस दिलवा देता है। एनकॉम कंटेनमेंट प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट कर देते हैं। एरिस के सामने एक वीडियो आती है जिसमें ईव एक ज्यादा मानवीय दृष्टिकोण अपनाती है प्रोग्राम्स और उनकी मानवता के संबंध को लेकर। इस ध्यान भटकाव के कारण जूलियन कुछ सेकंड के लिए ब्लॉक हो जाता है, मगर एरिस इससे बाहर निकलता है और फाइल हासिल कर लेता है। टीम भागने की कोशिश करती है, लेकिन एनकॉम सुरक्षा प्रोग्राम्स उन्हें रोकने के लिए पहुंच जाते हैं और गंभीर लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि एनकॉम के ज्यादा सैनिक हैं, फिर भी डिलिंजर के सैनिकों की श्रेष्ठता साफ दिखती है। उनकी अद्भुत क्षमता से वो गार्ड्स को आसानी से हरा देते हैं और जल्द ही हैंग ग्लाइडर्स बुलाकर बच निकलते हैं। एरिस पीछे देखता है कि एक साथी अभी भी लड़ रहा है और घायल हो गया है। अथीना सोचती है कि वे उसे छोड़ दें, लेकिन एरिस वापस जाकर बाकी गार्ड से लड़कर अपने साथी को बचाता है।
जूलियन को ये पसंद नहीं आता कि उसके प्रोग्राम मिशन में असफल हों, इसलिए वो सर्वर पर एक पेलोड गिराता है जिससे एक बड़ा धमाका होता है जो एनकॉम ग्रिड और सैनिकों दोनों को निष्क्रिय कर देता है। इससे अजय की प्रेजेंटेशन भी नष्ट हो जाती है और इवेंट रद्द हो जाता है। कुछ देर बाद एरेस अपने कमरे में जागता है और महसूस करता है कि उस घायल सैनिक को पुनर्जीवित नहीं किया गया जिसके लिए ये रुका था। वो जूलियन से पूछता है। जूलियन बोलता है कि विफलताओं को हमेशा हटा दिया जाता है, जिससे एरेस को और बुरा लगता है। जूलियन उसे एक नया मिशन देता है, ईव को ढूंढना। इसके बाद जूलियन को अजय का कॉल आता है जो बहुत गुस्से में है और इन्वेस्टर्स को 29 मिनट लिमिट के बारे में बताने की धमकी देता है। जूलियन भी उसे ताना मारता है कि ईव कहाँ गायब है, जिसके बाद अजय फोन काट देता है। कुछ समय बाद ईव और सेथ ग्रिड से लाए ऑरेंजेस का जूस निकालते हुए अलास्का से निकलते हैं। प्लेन में बैठते ही उनके फ़ोन पर फिर से सिग्नल आ जाते हैं और अजय फाइनली ईव को कॉल कर पाता है और घटनाओं पर चिल्लाता है। ईव उसे शांत करती और कहती है कि उसने परमानेंट कोड ढूंढ लिया है। इस बीच एरिस ईव की फाइलें देखता है और उसकी ज़िंदगी के बारे में जानता है। वो उसकी छुट्टियों, बहन के कैंसर और दुख के बारे में वीडियो देखता है। हजारों फाइलों की देखरेख के बाद एरेस को अलास्का में ऑरेंजेस का पेड़ दिख जाता है। वो तुरंत जूलियन को ये जानकारी भेज देता है। जूलियन तुरंत एरेस, अथीना और 2 एडवांस्ड बाइक असली दुनिया में लाता है और उन्हें 29 मिनट में ईव को खोजने के लिए भेजता है। शहर में ईव अपनी निजी हवाई अड्डे से बाइक लेकर निकलती है और जल्द ही सिक्योरिटी कैमरे उसकी लोकेशन पकड़ लेते हैं। एरेस और अथीना उसका पीछा करते हैं। ईव स्पीड बढ़ा लेती है जब उसे पता चलता है कि उसे फॉलो किया जा रहा है, जिससे पुलिस का ध्यान आकर्षित होता है। जब पुलिस कार चेज में शामिल होती है तो एरिस अपनी बाइक के बीम से कार को 2 हिस्सों में काट देता है। एरिस ईव के पास आ जाता है, इसलिए ईव अचानक से कट मारकर हाईवे छोड़ देती है, जिससे एक बस रुक जाती है और एरिस पिछड़ जाता है। अथीना लगातार ईव का पीछा करते हुए पार्किंग गराज तक पहुंच जाती है। ईव कुछ कारों के पीछे छिपती है और जब अथीना रैंप पर आता देखती है, उस पर बाइक फेंक देती है गिराने के लिए। एरिस को एक अलर्ट आता है और वो तुरंत वहां पहुंचता है। अथीना जल्दी से ठीक होकर पैदल ऊपर चढ़ती है। मौका देखकर ईव उसकी बाइक चुराकर भाग जाती है। अगले ही पल एरिस उसके बराबर आ जाता है। वो लेजर बीम से ईव का रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर ईव टाइम पर कट मार लेती है। हालांकि किसी की कार का मिरर टूट जाता है। एरिस तेजी से आगे बढ़ रहा था जब रास्ते में एक कार आ जाती है जिसमें एक बच्चा होता है, इसलिए उसने ब्रेक लगा दिया और ईव को निकलने का मौका मिल गया। जूलियन कंप्यूटर पर सब कुछ मॉनिटर करता है और अपने सैनिकों की हार पर उसे गुस्सा आता है। अब वो अपने लोगों को भेजता है। कुछ इधर उधर के बटन प्रेस करने के बाद ईव लेजर बीम भी एक्टिवेट कर देती है। हालांकि एरिस जानता है उसे डॉज कैसे करना है और तेजी से बाइक चलाने लगता है। ये दोनों तो लेजर से बच जाते हैं, पर दूसरों का एक एक्सीडेंट हो जाता है। अचानक दोनों एक गेट और कूड़े के ढेर से टकराकर गिर जाते हैं। ईव कूड़े के कंटेनर के अंदर सुरक्षित उतरती है और निकलते ही वहां से भागने लगती है। एरिस भी पैदल पीछा करता है क्योंकि दोनों बाइक खराब हो गई हैं। वे डॉक पहुंचते हैं। ईव खुद को फंसा हुआ पाती है तो वो ड्राइव जिसमें कोड था उसे तोड़कर पानी में फेंक देती है। जब एरिस पास आता है, कमजोर पड़ने लगता है क्योंकि टाइम खत्म हो रहा था। ईव समझ जाती है कि वो एक प्रोग्राम है। एरिस को ईव की आंखों में उसके लिए दर्द महसूस होता है। तभी वे और अथीना डिजिटल दुनिया में वापस आ जाते हैं। इसी बीच एक हेलीकॉप्टर आता है और जूलियन का आदमी ईव को डिजिटल बनाकर ग्रिड में भेज देता है। पीछा करते हुए जो तबाही हुई, सारे न्यूज़ चैनल्स वो दिखाने लगे। एलिजाबेथ कहती है कि जूलियन, तुम बेपरवाह हो रहे हो। जूलियन दावा करता है कि दुनिया उसे माफ़ कर देगी जब वो कोर्ट सामने लाएगा, पर एलिजाबेथ को लगता है कि वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो रहा है। ग्रिड में एरिस और अथीना ईव की डिजिटलाइजेशन पूरा करते हैं और उसे आइडेंटिटी डिस्क लगा के एक्टिवेट करते हैं। वे बताते हैं कि परमानेंट कोड उसके अंदर है क्योंकि केवल एक बार यूज़ करना ही काफ़ी था, पर जब इससे तुम्हारे अंदर से ज़बरदस्ती निकाला जाएगा तो तुम मर जाओगे। अथीना को परवाह नहीं, पर एरिस सैनिकों को रोकता है और जूलियन को अपनी चिंता बताता है। जूलियन एरिस को याद दिलाता है कि उसे बिना शिकायत के हर आदेश मानना है, इसलिए कोड चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। एरिस वापस आता है और अथीना को बताता है कि जूलियन से बात नहीं कर सका क्योंकि वो अनुपस्थित है, इसलिए वे नए आदेश आने तक इंतजार करेंगे। अथीना जूलियन को बताती है कि एरिस खराब हो गया है। जूलियन आदेश देता है कि कोड हासिल करो और एरिस और ईव दोनों को मार डालो। दूसरी तरफ एरिस ईव से पूछता है कि किस पर भरोसा करें। ईव कहती है कि जूलियन पर भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि वो सबको और सभी चीज़ों को खिलौना समझता है। उसी पल वहां अथीना 2 सैनिकों के साथ वापस आती है और तुरंत हमला करने को तैयार होती है। तभी एरिस अपना डिस्क फेंकता है और एक पोर्टल खोलता है जिससे वे दोनों आउटर ग्रिड में गिर जाते हैं। कई सारी लाइट से टकराकर वे नीचे अंधेरे तरल में गिरते हैं। एरिस ईव को पकड़ता है और एक डिवाइस से बाइक बुलाकर बाहर आ जाता है। अथीना समझ जाती है वे ट्रांसफर पोर्टल की ओर जा रहे हैं, इसलिए ड्रोन्स भेज देती है। ग्रिड में प्रवेश करते हुए ईव प्रकाश और कोडिंग देखकर आश्चर्यचकित होती है। एरिस बताता है कि ट्रांसफर पोर्टल उसे असली दुनिया में वापस भेज सकता है, पर वो तभी मदद करेगा जब ईव कोड साझा करेगी।
वो वादा करते हुए कहता है कि उसे जूलियन की मदद नहीं करनी, बल्कि खुद के लिए वो कोड चाहिए। ड्रोन्स पास आकर बीम एक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए एरेस बाइक के चारों ओर एक खास शील्ड बना देता है। एक बड़ी जंप लगाकर ये ड्रोन्स को पीछे छोड़ देते हैं। ईव एरेस की बात मान जाती है। जब ड्रोन्स फिर से पास आ जाते हैं, एरेस अपनी डिस्क यूज करके टनल को तोड़ देता है, जिसका मलबा ड्रोन्स पर गिरता है। एक बड़ा धमाका होता है, मगर दोनों तेजी से बाइक चलाकर बच निकलते हैं और समय रहते पोर्टल में कूद जाते हैं। डिलिंजर की ऑफिस में लेजर डिवाइस एरेस और ईव को असली दुनिया में लाता है। जूलियन अपने गार्ड्स भेजता है, पर एरेस उन्हें सेकंड्स में धराशायी कर देता है। जूलियन बोला कि तुम बच नहीं पाओगे, पर वे एक वैन चुराकर कुछ गेट्स तोड़ते हुए भाग जाते हैं। गुस्से में जूलियन अथीना को असली दुनिया में लाता है और उसे नया मास्टर इन कंट्रोल बनाता है। उसे एक ग्लाइडर और डिजिटाइजिंग गन दी जाती है ताकि वो एरेस का पीछा कर सके। अथीना के जाते ही एलिजाबेथ जूलियन को थप्पड़ मारती है। सड़क पर ईव एरेस को बताती है कि उसे कोड केविन की फाइलों में पाया है, इसलिए उसकी कोई कॉपी भी वहीं पर होगी। एरेस को लगता है वो इस पुरानी वैन में 29 मिनट में एनकॉम तक नहीं पहुंच पाएंगे और उन्हें डिजिटाइजिंग गन भी चाहिए। ईव एक पेट्रोल पंप पर रुकती है और क्लर्क को एक मैगजीन में अपना फोटो दिखाकर उसका फ़ोन उधार लेती है। वे सेथ को कॉल करती है और डिजिटाइजिंग गन लेकर ऑफिस में आने को कहती है। फिर ईव और एरिस क्लर्क की स्पॉट्स कार्ड लेकर निकलते हैं, ये कहकर कि ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। गैस स्टेशन की सिक्योरिटी कैमरे उन्हें पकड़ लेते हैं, इसलिए अथीना को उनकी लोकेशन मिल गई। एरेस अपने तेज रिफ्लेक्सेस की मदद से दूसरी कार से बचते हुए तेज ड्राइव करता है। इसी दौरान एरेस ईव की जिंदगी के बारे में वो सब बताता है जो वो जान गया था जब उसने उसकी सारी फाइल्स देखी थी। ईव बताती है कि सुख और दुख का सामना करना कितना मुश्किल है। तब उसे समझ आता है कि ईव अपनी बहन के काम को जारी रख रही है ताकि वो अपनी बहन से जुड़ी रह सके। एनकॉम ऑफिस के बाहर एरिस जल्दबाजी में एक कार क्रैश कर देता है। वे सेथ से मिलते हैं और केविन के पुराने कंप्यूटर के म्यूजियम की तरफ भागते हैं। ईव के कोड डालते ही सेथ डिजिटाइजिंग गन असेंबल कर लेता है। इससे पहले कि वो एरिस की मदद कर पाते, अथीना आ जाती है। हालांकि हमला नहीं करती। एरिस जानता है कि वो 29 मिनट पूरे होने का इंतजार कर रही है। वो प्लान बदलता है और खिड़की से कूदकर एरिस से लड़ने के लिए कूद जाता है, पर तभी ईव गन एक्टिवेट करके एरिस को केविन के ग्रिड में भेज देती है। इसके बाद अथीना खिड़की तोड़ती है और म्यूजियम का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो जाता है। वो देखती है कि एरिस पहले ही ट्रांसफर हो चुका है, तो गन भी तोड़ देती है ताकि वो वापस ना आ सके। सेथ अथीना पर हमला करने की कोशिश करता है, पर अथीना जोरदार काउंटर करके उसे दूर फेंक देती है। सेथ किसी गेमिंग मशीन से टकराकर बेहोश हो जाता है। ईव फरार होने की कोशिश करती है, पर अथीना हर मशीन तोड़ते हुए उसका पीछा करती है। आखिरकार अथीना ईव को एक जगह फंसा लेती है। तभी पानी के स्प्रिंकलर्स चालू हो जाते हैं। अथीना पहली बार पानी को फील करके डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसके कुछ ही पल बाद टाइम आउट हो जाता है और वो डिजिटल दुनिया में लौट जाती है। डिलिंजर के ऑफिस में जूलियन ये देखकर चौंक जाता है कि अथीना ने लेजर ऑन को मजबूर करके वापस खुद को रियल वर्ल्ड में समन कर दिया। वो उस पर चिल्लाता है, कहता है तुम हार कैसे गई। तभी वहां एलिजाबेथ आती है और कहती है कि बोर्ड ने जूलियन को जॉब से निकाल दिया है और अब ये कंपनी की प्रेसिडेंट है। एलिजाबेथ प्रोजेक्ट बंद करने का ऑर्डर देती है, पर अथीना उसके पेट में अपना डिस्क घोंपकर उसे मार देती है और कहती है कि वो जूलियन के आदेशों का पालन कर रही है, क्योंकि उसने कहा था कि मिशन पूरा होना चाहिए, कुछ भी हो। वे दो सैनिक और एक शक्तिशाली वाहन रिकग्नाइजर के साथ अपनी मिशन जारी रखती है। जूलियन कंप्यूटर पर सिस्टम ओवरराइड की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। एनकॉम के ऑफिस में अजय विनाश देखकर कांपता है। ईव घटी घटनाएं समझाती है और उसे गन की मरम्मत करने के लिए मनाती है। अथीना को दूर से आता देख ईव समझती है जब तक डिलिंजर के सिस्टम चालू है, अथीना बार बार आएगी और उसे मारा नहीं जा सकता। वो अजय को कहती है कि अथीना की गन इस्तेमालों का डिलिंजर के ग्रिड को हैक करके खत्म कर दो, और खुद अथीना का ध्यान भटकाने के लिए बाहर की तरफ भागती है। अगले ही पल एक जेट सीधा जाके रिकग्नाइजर के पैर से टकराता है, जिससे वो नियंत्रण खो देता है और आसपास की इमारतों से टकराकर गिर जाता है। केविन की एलिटीज के ग्रिड में एरिस एक बिट से मिलता है और उसकी मदद मांगता है। वो बिट एक पुरानी बाइक बन जाता है और एरिस को एक गुप्त स्थान तक ले जाता है, जहां वो केविन का प्रोग्राम रूप देखता है। एरिस बताता है कि वो अब कोड सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि ईव की सुरक्षा के लिए जीना चाहता है। एरिस के शब्दों से भावुक होकर केविन परमानेंट कोड उसकी डिस्क में डाल देता है। एरिस डिस्क का इस्तेमाल करते हुए रोशनी की एक किरण में कदम रखता है, जो उसे केविन के पुराने तहखाने तक ले जाती है। शहर में अथीना रिकग्नाइजर को छोड़कर एक टैंक लेकर जल्दी से ईव को पकड़ लेती है। बहुत कम समय बचा है, इसलिए अथीना हर वाहन से टकराती हुई तेजी से आगे बढ़ती है। अचानक एरिस सड़क के बीच में प्रकट होता है। उसका सूट नई रंगतों से चमकता है, जो उसकी आज़ादी दर्शाता है। वो अपनी डिस्क टैंक पर फेंक देता है, जिससे वो नियंत्रण खो देता है और टूट जाता है। करीब खड़ी कई कारें भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। एरिस ईव का हालचाल देखता है, जो कि ठीक है। अथीना दो सैनिक प्रोग्राम लेकर वापस आती है और भी एरिस से लड़ने लगते हैं। अपने सेम लेवल के प्रोग्राम से लड़ना मुश्किल है, लेकिन वो दोनों सैनिकों को मार देता है, लेकिन डिस्क खो देता है। लड़ाई के बाद वो कमजोर हो जाता है और अथीना उस पर हावी हो जाती है।
अथीना जब उसे मारने वाली थी, ईव डिस्क वापस एरिस की तरफ फेंकती है और वो समय रहते अथीना के हमले को रोक लेता है। अथीना और एरिस सड़क पर लड़ाई जारी रखते हैं। इस बार एरिस के पास बढ़त है और अथीना का हाथ काट देता है और उसे खत्म करने को तैयार होता है। तभी अजय डिलिंजर सिस्टम में हैक कर उसका ग्रिड नष्ट कर देता है। मिसाइलें शहर में गिरने वाली हैं और एरिस अथीना को थाम लेता है जब तक वो धूल में नहीं बदल जाती। बाद में एरिस ईव से कहता है कि ग्रिड उसकी जरूरत है और वो पुलिस के आने से पहले गायब हो जाता है। मीडिया ने इस घटना को कवर किया और डिलिंजर सिस्टम्स को दोषी माना गया। पुलिस डिलिंजर ऑफिस घेर लेती है। जूलियन लेजर सक्रिय करता है और खुद को ग्रिड में भेज देता है ताकि गिरफ्तारी से बच सके। कुछ हफ्तों बाद ईव परमानेंट कोड का इस्तेमाल करते हुए मानवता की मदद करती है। वो असली दुनिया में सिर्फ एक बटन दबाकर भोजन और दवाइयां लाती है। एक दिन उसे एरिस से एक पोस्टकार्ड मिलता है जो बताता है कि वो सैम और क्वरा की खोज में दुनिया भर में घूम रहा है, जो ग्रिड से निकल पाने वाले अकेले 2 प्रोग्राम हैं। डिलिंजर ग्रिड के अवशेषों में जूलियन को अपने दादा की डिस्क मिलती है। जैसे ही वो उसे पकड़ता है, उसका शरीर कवच से ढक जाता है। सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि ऐसे और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।